हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। इस क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपकी थ्योरी की क्लास तो चल ही रही है, उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें से ये पूछा गया है कि बेटा कि बच्चे की भाषा क्षमता का विकास करने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। पहला क्या है, डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो बहुत आसान है, बच्चा वाक्य बना देगा। दूसरा क्या है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। तीसरा क्या है, तितली और कली ने क्या खेल खेला। ठीक है, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो बेटा इन चारों क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा बच्चे का दिमाग कहाँ लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो आप, कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन में क्या है कि डाल डाल का उपयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है, तो बच्चा बना देगा एक वाक्य। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या पूछा गया कि तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो बता देगा बच्चा क्या खेल खेला। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी, वो भी बहुत आसानी से बता देगा। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे को भाषा की क्षमता का विकास सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जब आप बच्चे से ये पूछेंगे कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहेंगे। बच्चा जो है वो टीचर की भाषा की नकल कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे। अनुकरण का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर अभ्यास का सिद्धांत। तो बेटा जब बच्चा टीचर की नकल कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अनुकरण का सिद्धांत उसे कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे, अनुकरण का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है बेटा। पहला ऑप्शन क्या है, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। डी है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को जब आप भाषा सिखाते हैं बेटा, तो उसका सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर इसमें आप देखिए डी क्या है, कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। कि आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि वो अपनी बात को दूसरे के समक्ष रख सके, अपनी बात की अभिव्यक्ति वो कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार के साहित्य रचनाओं के जो समावेश है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा। बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। क्या ये उद्देश्य होता है कि बच्चे को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में आप पारंगत कर दें। दूसरा, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचना से परिचित होने का अवसर देना। या फिर विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। डी ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का जो समावेश है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। आप बच्चे को विभिन्न प्रकार की साहित्यिक जो विधाएं हैं उनकी जो भाषाई संरचना उससे परिचित होने का अवसर आप बच्चे को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। पहला, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। तीसरा, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। सी है आपका ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान।
डी है वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्था है उसमें क्या क्या शामिल है बेटा? ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। क्या क्या शामिल है बेटा? ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। वाणी अस्थायी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। आप किसी से कुछ भी बोल दीजिए, कल को आप पलट जाइए अपनी बात से, क्या सबूत है कि आपने क्या बोला? तो वाणी क्या है? अस्थायी है, स्थायी थोड़ी ना होती है। और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो कौन सी भाषा की तुलना में तेजी से बदलती रहती है? जो वाणी होती है बेटा अस्थायी होती है, बिल्कुल ठीक बात है ये। और कौन सी भाषा की तुलना में? और लिखित भाषा की तुलना में। अगर आपने आज किसी को कुछ लिख के दे दिया है तो आप उससे मुंह नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने किसी को मुंह से कुछ बोला है तो आप कल को पलट भी सकते हैं अपनी बात से। तो वाणी क्या है? अस्थायी है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? लिखित। लिखित भाषा की तुलना में जो है वाणी काफी तेजी से बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाणी तो अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है? बेटा ये मैंने पढ़ाया हुआ भी है आपको कि क्या है ये। पहला ऑप्शन है आपका विभिन्न दर्शन ग्राही है, दूसरा श्रव्य भाषिक है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है, या फिर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है बेटा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है कि आप कोई कविता गा रहे हैं तो आप एक्शन भी कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं ये मेरी नाक है तो आप अपने हाथ से अपनी नाक को टच कर रहे हैं। आप अपने कान बता रहे हैं तो आप अपने कान को टच कर। तो ये क्या है बेटा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ध्यान से समझेंगे बेटा, भाषा का अंग नहीं है। तो भाषा का अंग क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका ध्वनि, रूप, अर्थ, पठन। तो कौन सा नहीं है बेटा? ऑप्शन नंबर डी, पठन। पठन क्या है? भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि, रूप, अर्थ ये तो है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? पठन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियां है। तो भाषा क्या है बेटा? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने वो थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है बेटा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जरूर देखिए। इससे आपकी थ्योरी भी चलती रहेगी और इधर आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो भाषा से क्या अभिप्राय है बेटा? भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे हम। कथन आ और बा पर विचार करें। दोनों कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है। जो आपकी भाषा है वो कैसी बेटा? चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। दूसरा क्या है? भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? आ सही बा गलत, ये तो गलत हो गया। इसमें आ गलत बा सही, ये भी गलत। आ और बा दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि आ और बा दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है बेटा? आ और बा दोनों ही सही हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। भाषा सदैव होती है। भाषा कैसी होती बेटा? भाषा मैंने पढ़ाया था ना, भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। तो क्या है? भाषा सदैव कैसी होती है? अर्जित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा कैसी होती है बेटा? अर्जित होती है। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा एक भाषाई व्यवस्था है, प्रणालियों की एक प्रणाली है,
एक विकासात्मक व्याकरणिक प्रणाली है अक्षरों और ध्वनियों का। तो भाषा क्या है बेटा? भाषा प्रणालियों की एक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, प्रणालियों की एक प्रणाली है। भाषा कैसी होती है? यादृच्छिक होती है, स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे क्या है? भाषा प्रणालियों की एक प्रणाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो बेटा यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया है। क्या है? भाषा एक सह प्रक्रिया है, भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में पूछा गया है आपसे। तो ये बताइए, क्या बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है? नहीं, तो यही गलत है आपका। ऑप्शन डी आपका इसमें गलत है। और आपसे क्या पूछा गया था? कि जो गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में। तो बेटा क्या भाषा अर्जन में कहीं भी आपको नियमों को बनाना सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता, तो यही तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के होकर रोते हो, लड़के होकर के रोते हो, यह कथन कैसा है बेटा? भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दूसरा, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। बेटा एक बात बताइए, मतलब ये जेंडर बाइज्ड है ना, कि क्या कह रहा है कि लड़के होकर के रोते हो, इसका क्या मतलब है? कि लड़कियां ही रोती हैं सिर्फ? ऐसी कुछ मतलब निकल रहा है ना, कि लड़के होकर के रोते हो मतलब लड़का है तो रो नहीं सकते। तो ये क्या है? भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाधित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, कि मतलब ये लड़का और लड़की में भेद कर रहा है, कि लड़के होकर रोते हो मतलब लड़के रो नहीं सकते, तो क्या सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं? तो इसलिए ये क्या है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाधित करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। चॉम्स्की के अनुसार एलएडी, एलएडी क्या है बेटा? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी बात कौन करते हैं? चॉम्स्की जी करते हैं। तो ये इसका संक्रमण काल होता है, जो एलईडी है इसका संक्रमण काल कब तक होता है? जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक, या फिर जन्म से 4 वर्ष तक। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, जो ये एलईडी है इसका संक्रमण काल है जन्म से 5 वर्ष तक। कितना? ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 5 वर्ष तक। चलिए यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।